Hello everyone, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to give you information about the chapter 9, that is biomolecules. तो let us start just now. आज हम आपको बायोमोलिकुल्स की आगे की जानकारी देंगे। पिछली जो टॉपिक्स है उसकी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से जाकर के आप पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट होते हैं अब। तो यहाँ हम देखते हैं एंजाइम्स है। तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जैसा कि हम जानते हैं कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन होती है। तो there are some nucleic acids that behave like enzyme. कुछ न्यूक्लिक एसिड भी हमारी एंजाइम की तरह बिहेव करती है। तो these are called राइबोजाइम्स। तो these are called राइबोजाइम्स। इन्हें हम राइबोजाइम्स बोलते हैं। One can depict an enzyme by a line diagram. An enzyme, like any protein, has a primary structure, that is amino acids sequence of the protein. तो एक एंजाइम जैसे कि प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर उसकी प्रोटीन की होती है, दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन की सीक्वेंस होती है। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंजाइम में प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। When you look at a tertiary structure, फिगर 9.3d में आप देखेंगे कि जब इसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है, you will notice that the backbone of protein chain folds upon itself. यानी बैकबोन प्रोटीन चेन की अपने आप में ही फोल्ड हो जाती है। The chain criss crosses itself, और ये क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर बनाती है। And hence many crevices और pockets are made. इसमें बहुत सारे crevices और pockets बन जाते हैं। One such pocket is the active site. एक इनमें से एक इस तरह की ही pocket जो है active site कहलाता है। An active site of an enzyme is crevice or pocket into which the substrate fits. क्रेविक्स जो होती है पॉकेट या पॉकेट, इसमें उसके सब्स्टिट्यूट फिट होते हैं। Thus enzymes through their active site catalyze reactions at the high rate. ये कैटलाइज करती है रिएक्शन को बहुत ही उच्च रेट पर। तो एंजाइम्स catalyzes differ from inorganic catalysts in many ways. एंजाइम कैटलिस्ट जो होती है ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से डिफर होती है, बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करती है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। While enzyme get damaged at high temperature, say above 40 डिग्री C, जबकि एंजाइम जो है डैमेज हो जाती है 40 डिग्री C से अबव टेम्परेचर पर। However, enzymes isolated from organism who normally live under extremely high temperature. तो जबकि एंजाइम आइसोलेट होती है ऑर्गेनिज्म में जो कि एक एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं, लिव करते हैं, दैट इज hot vent and sulfur springs are stable and retain their catalytic power. जबकि सल्फर और ये हॉट वेंट्स जो है ये एक्सट्रीम ये स्टेबल रहती है और ये रिटेन करती है देयर कैटालिटिक पावर को इवन हाई टेम्परेचर पर, दैट इज 80 to 90 डिग्री C।
जो 80 से 90 डिग्री सी तक ये रिटेन करती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, इसलिए थर्मल एक्टिविटी इसकी एक महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है ऑफ सच एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, यानी थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म के बीच में। अब आइए, अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस होती है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ए केमिकल रिएक्शंस। तो अब हम ये देखेंगे कि एंजाइम हमारे किस तरह काम करते हैं। तो देखिए, केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। केमिकल कंपाउंड में दो तरह की चेंजेस होती है। ए फिजिकल चेंज सिंपली रिवर्स द चेंज इन द शेप विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, यानी बिना बॉन्ड्स को तोड़े हुए अगर सिंपली चेंजेस शेप में हो जाती है तो इसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। दिस इज द फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस कहलाती है। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज ए चेंज इन स्टेट। दूसरी फिजिकल प्रोसेस हमारी चेंज इन स्टेट्स होती है ऑफ मैटर, किसी भी पदार्थ का। व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर और व्हेन वाटर बिकम्स अ वेपर, इन दोनों एग्जाम्पल में स्टेट्स का वेरिएशंस हो रहा है। तो दीज आर ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस, इसे हम फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। However, when bonds are broken, जब bonds टूट जाती है and new bonds are formed, और नए बॉन्ड बन जाते हैं during transformation, ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान, तो this will be a chemical reactions, तो इसे हम chemical reactions बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ हम देखते हैं, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है और प्लस H2SO4 है जो बेरियम सल्फेट बना देता है और वाटर क्रिएट करता है। तो ये हमारी केमिकल चेंज है, बेरियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट होना और वाटर का निकलना। तो इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, उसमें स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस होती है इनटू ग्लूकोज, इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। ये रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो है ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, बनाती है पर यूनिट टाइम के अनुसार। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसे हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेट इक्वल टू ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। रेट को हम वेलोसिटी भी बोलते हैं अगर इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड होती है तब। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, और रेट ऑफ फिजिकल या केमिकल प्रोसेस की ये टेम्परेचर के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है अमंग अदर फैक्टर्स, और दूसरे फैक्टर्स भी। ए जनरल रूल ऑफ थंब इज द रेट ऑफ डबल और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सी चेंजेस इन आइदर डायरेक्शंस। या तो रेट डबल हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, ये आधी हो जाती है यदि टेम्परेचर की चेंजेस 10 डिग्री सी किसी एक डायरेक्शन में होती है तो। अब कैटालाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड्स एट रेट वास्टली हायर देन दैट ऑफ द अनकैटालाइज्ड वन। कैटालाइज्ड रिएक्शंस जो है ये प्रोसेस करती है बहुत ही तेजी से अनकैटालाइज्ड किसी एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन से। When enzyme catalyzes reactions are observed, जब एंजाइम कैटलाइज होती है तो रिएक्शंस देखा जा सकता है। द रेट वुड बी वास्टली हायर, इसमें रेट बहुत ही उच्च होती है। देन द सेम, यानी पिछले की नॉर्मल के से ज़्यादा हो जाती है।
बट अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस, लेकिन अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस जैसे एग्जांपल हम लेते हैं ये CO2 दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये कार्बोनिक एनालिसिस किया जाता है तो ये H2CO3 बनाती है जिसको हम कार्बोनिक एसिड्स बोलते हैं। यहाँ अब हम देखेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, किसी एंजाइम के एब्सेंस में दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, ये रिएक्शंस बहुत ही स्लो होती है। विद अबाउट 200 molecules of H2CO3 being formed in an hour, जैसा कि हम देखते हैं कि एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल ही कार्बोनिक एसिड की बनती है। However, by using the enzyme, जब हम एंजाइम का यूज करते हैं प्रेजेंट विद इन ए साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत एंजाइम होती है, आर कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसे हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस बोलते हैं। द रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली विद द 6 lakhs molecules being formed every second। तो आप देखेंगे कि 6 लाख मॉलिक्यूल्स ये हर सेकंड में बनती है, जबकि बिना एंजाइम का यूज किए 200 मॉलिक्यूल्स ही बन रही थी कार्बोनिक एसिड की एक घंटे में। अब ये कैटलिस्ट का यूज करने से 6 लाख मॉलिक्यूल ये पर सेकंड में बनने लगती है, तो ये रेट को कितनी हाई कर देती है, यही चीज यहाँ समझना है। द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स, यानी एंजाइम्स जो है 10 मिलियन टाइम्स रेट को एक्सेलरेट कर देती है। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड, ये पावर ऑफ एंजाइम बहुत ही ज्यादा होती है। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। देयर आर थाउजेंड्स of types of enzymes, each catalyzing a unique chemical and metabolic reactions. A multi-step chemical reactions when each of the steps is catalyzed by the same enzyme. Enzyme complex or different enzyme is called the metabolic pathways. अब इस तरह की बहुत सारे thousands enzymes जो है catalyzing का केमिकल रिएक्शंस में और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज होती है। मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस जो है उसमें स्टेप बाय स्टेप कैटलाइज होती है एंजाइम्स के द्वारा सेम एंजाइम से, और कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम्स को हम मेटाबॉलिक पाथवेज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ ग्लूकोज है। ग्लूकोज अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो 2C3H4O3 यानी पायरुविक एसिड्स में चेंज हो जाती है और प्लस वाटर क्रिएट करती है। तो इज एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवेज, ये मेटाबॉलिक पाथवेज को शो करती है इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड, जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड बना देती है थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम्स। इसमें 10 अलग अलग एंजाइम्स के साथ कैटलाइज्ड होती है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती है। व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 12, जब आप चैप्टर 12 में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये रिएक्शंस को डिटेल्स में बताया गया है, वहां आप जाकर के इस रिएक्शंस को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट, इस स्टेज में आप जान पाएंगे दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवेज विद 1 or 2 एडिशनल रिएक्शंस, इसमें एक या दो एडिशनल रिएक्शंस होते हैं, गिव राइज टू द वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स, और इसमें ये मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट बनती है इन आवर स्केलेटल मसल्स, ये हमारे स्केलेटल मसल्स में अंडर एनारोबिक कंडीशंस, ये एनारोबिक कंडीशन के अंतर्गत लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, यहाँ लैक्टिक एसिड बनती है। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस
और साधारण एरोबिक कंडीशंस में पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड बनती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनती है। तो इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ईस्ट में फर्मेंटेशन के दरमियान द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, और इसमें इथेनॉल यानी अल्कोहल बनती है। हैंस इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट जो है बनने की चांसेस हो जाती है एंजाइम्स के रिएक्शंस के थ्रू। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। तो कैसे एंजाइम जो है एक केमिकल कन्वर्जन में उच्च रेट को शो करता है और कैसे रिएक्ट करता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। तो टू अंडरस्टैंड दिस, इसे समझने के लिए वी शुड स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर। अब हमें एंजाइम के बारे में थोड़ी और जानकारी लेनी होगी। तो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। हमने ये बताया आपको कि ये एक्टिव साइट जो होती है वही रिएक्शंस में बहुत ही ज्यादा अपनी रोल प्ले करती है और वहीं जा करके कुछ न कुछ एडिशनल मॉलिक्यूल यानी सब्स्टिट्यूट जो है ऐड होते हैं और ये केमिकल रिएक्शन के दरमियान एक नई प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो ये एक्टिव साइट हम लोग समझ रहे हैं। अब आइए द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू द रिएक्शंस। ये केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन जो है रिएक्शंस में रिफर करता है। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। और जैसा कि हमने बताया कि ये सबस्ट्रेट ही अटैच होती है एक्टिव साइट में। Hence enzyme that is protein with the dimensional structures including an active site, और ये डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है एक्टिव साइट में वर्क करती है। कन्वर्ट ए सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को एस से रिप्रेजेंट किए हैं, इनटू ए प्रोडक्ट, उससे जो प्रोडक्ट बनती है वो पी से रिप्रेजेंट किए हैं। तो सिंबॉलिकली दिस कैन बी डिपिक्टेड एज, इसको हम इस तरह से डिपिक्ट करते हैं एस, ये एरो से इंडिकेट करते हैं पी, यानी सबस्ट्रेट हमारी प्रोडक्ट बन जाती है। इस चीज को यहाँ दिखाया गया है। अब इससे आगे ये इट इज नाउ अंडरस्टैंड दैट द सबस्ट्रेट एस हैज बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट विद इन अ गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। यानी हमारी सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट में जा करके अटैच हो जाती है, जिसे हम पॉकेट बोलते हैं। पॉकेट में ये अटैच होती है। द सबस्ट्रेट हैज द डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, ये डिफ्यूज करती है एक्टिव साइट में। अब देयर इज दस द ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ES complex. E stands for enzyme, and this complex formation of transient phenomenon during the state where substrate is bound to the enzyme active sites. A new structure of substrate called transition state structure is formed. तो इससे जो नई जो प्रोडक्ट बन जाती है वो हमारी ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड्स ब्रेकिंग या मेकिंग इज कंप्लीटेड, ये बहुत ही जल्दी एक्सपेक्टेड बॉन्ड्स बन जाते हैं या तो ये टूट जाते हैं और ये कंप्लीट होते हैं। द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, और प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है एक्टिव साइट से। इन अदर वर्ड्स, यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं the structure of substrate get transformed into the structure of product, यानी structure of substrate जो है ये transformed हो जाती है structure of product में। तो the pathway of the transformation must go through the so called transition state structure,
यानी ये जो पाथवेज होती है जिससे सब्स्टिट्यूट जो है ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, इसे हम ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये देखिए हम आगे आते हैं तो इसमें देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट, इसमें कुछ अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट भी होते हैं बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स, जो कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाई गई है। मैं दिखाऊंगा इसे। Implicit in this statement is the fact of all the intermediate structural states are unstable। इसमें जो है जितने भी implicit होते हैं स्टेटमेंट के अंतर्गत वो सारे आपको अनस्टेबल होते हैं। और स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर, यानी इसमें स्टेबिलिटी जो होती है ये एनर्जी स्टेटस पर डिपेंड करती है किसी भी मॉलिक्यूल की या उसकी स्ट्रक्चर पर। Hence when we look at the pictorially through the a graph, अगर हम इसे ग्राफ के थ्रू देखते हैं तो इट लुक्स लाइक समथिंग एज इन फिगर 9.4। तो ये 9.4 में रिप्रेजेंट करे गए हैं, इस फिगर के तरह हमें शो होती है। तो आइए हम इस ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए ये सबस्ट्रेट्स है और ये जब आपको एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम से जब ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ यूज होती है तो ये आपको शो करती है प्रोडक्ट में, बहुत जल्दी ये रिएक्शंस को शो करती है। ये दिस वन इज नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट। ये जो ऊपर ग्राफ में दिखाई गई है ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो सबस्ट्रेट आफ्टर यूजिंग द एंजाइम ये ट्रांजिशन स्टेट से ये प्रोडक्ट में तैयार हो जाती है। अब वही सबस्ट्रेट अगर ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचती है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम की तो इसमें टाइम लग जाती है और ये प्रोडक्ट बनती है। प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे लेकिन ये टाइम टेकन होगी इसमें, और इसमें विदाउट टाइम का मतलब बहुत कम समय लेकर के और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करेगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का यूज है, इसमें एनर्जी का यूज ज्यादा हो जाता है जबकि इसमें एनर्जी का यूज कम होता है। एंड प्रोडक्ट हमारी बनती है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस में इधर दिखाई गई है। तो ये कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एनर्जी आपको समझ में आई होगी। अब इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है, आइए हम नीचे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां दिया हुआ है द y एक्सिस रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट। जैसा कि हमने देखा कि y जो एक्सिस है ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट को शो करता है, जबकि x एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, यानी प्रोग्रेस आपको रिएक्शंस की शो कर रहा है x एक्सिस थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। यू विल नोटिस टू थिंग्स, आपने यहाँ पर दो चीजें देखी। द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन S एंड P, S और P के बीच में एनर्जी लेवल की डिफरेंस देखी। इफ P इज एट लोअर लेवल ऑफ S, अगर P जो है लोअर लेवल ऑफ S को रिप्रेजेंट करता है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी, कहने का मतलब हो गया कि इसमें एनर्जी सप्लाई की जरूरत नहीं होती है बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। हाउएवर वेदर इट इज एक्सोथर्मिक, जब ये एक्सोथर्मिक होती है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और एन हायर एनर्जी होती है, द स्टेट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, द डिफरेंस ऑफ एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ S, ये S की डिफरेंस जो होती है एनर्जी कंटेंट की फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और इसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ S to P
more easy। तो इस कंडीशन में ये सब्स्टिट्यूट जो है प्रोडक्ट बनने में बहुत ही आसानी से ये प्रोडक्ट बन जाती है। अब आइए नेचर ऑफ एक्टिव एंजाइम्स, नेचर ऑफ एक्टिव एंजाइम एक्शंस, ये हम पढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल जानने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है each enzyme E has the substrate S binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate that is complex ES is formed। कहने का मतलब हो गया कि प्रत्येक एंजाइम सबस्ट्रेट की S के साथ, E जो है S के साथ बाइंड हो करके एक कॉम्प्लेक्स ये एंजाइम सबस्ट्रेट बन जाती है जिसे ES बोलते हैं। ये आपको दिखाया गया है। अब दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड एंड डिसोसिएट्स इनटू इट्स प्रोडक्ट्स P, जो ES डिसोसिएट होकर के P प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। एंड द अनचेंज्ड एंजाइम विद द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और इससे ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होती है जिसे हम EP बोलते हैं। अब द फॉर्मेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालाइसिस, ये कैटालाइसिस के दरमियान ये जरूरी होती है। तो यहाँ देखिए दिखाया गया E+S, ये ES फॉर्म किया और आफ्टर ऑल ये EP में चेंज हो गया और लास्टली ये E+P ये आपको अलग अलग हो गई। यानी ये एंजाइम प्लस सब्स्टिट्यूट थी जो आपको एंजाइम और सब्स्टिट्यूट की कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट बना दिया, और ये जब प्रोडक्ट के साथ हो जाती है तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना देता है और आफ्टर ऑल ये एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो जाती है। तो इस तरह की रिएक्शन कैटालाइटिक रिएक्शन कहलाती है और ये कैटालाइसिस के दरमियान होती है। अब आगे हम देखते हैं द कैटालाइटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ये कैटालाइटिक साइकिल किसी भी एंजाइम एक्शन की फॉलोइंग स्टेप से होती है। अब यहाँ देखिए 3 स्टेप्स हमें दिखाए गए हैं। पहला दिखाया गया द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट एंजाइम से बाइंड होती है यानी जुड़ी होती है, फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, और ये फिट हो जाती है एक्टिव साइट में। सेकंड, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप्स, और इसकी शेप्स को अल्टर कर देती है, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के चारों ओर बहुत ही टाइटली फिट हो जाती है। और तीसरी, इसीलिए ये अल्टर शेप बन जाती है। तीसरी पॉइंट है द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, और ये न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनती है। तो ये 3 पॉइंट है। अब ये चौथा पॉइंट हम देखते हैं द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शंस एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड। अब ये जो है रिलीज करती है प्रोडक्ट को और नए एंजाइम बन करके तैयार हो जाते हैं जुड़ने के लिए टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट, ये दूसरे मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के साथ में, एंड रन थ्रू द कैटालाइटिक साइकिल वंस अगेन, और फिर ये कैटालाइटिक साइकिल में एक बार फिर से सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये 4 स्टेप्स होती है जब भी कोई कैटालाइटिक रिएक्शंस में एडिशनल होती है कोई भी सबस्ट्रेट के साथ प्रोडक्ट बनने में, तो ये चारों पॉइंट्स एक्टिव साइट में वर्क करती है। तो यहाँ फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, अब हम यहाँ से आपको बताते हैं। तो
The activity of an enzyme can be affected by a change in the conditions which can alter the tertiary structure of the protein. तो ये एंजाइम की एक्टिविटी होती है जो प्रभाव डालती है हमारी चेंज इन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस की चेंज में, विच कैन अल्टर, जो अल्टर हो सकती है टर्शियरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन की. अब these includes temperature, pH change in the substrate concentration or binding of a specific chemical that regulates its activity. जो इसकी बाइंडिंग कंसंट्रेशन पर या स्पेसिफिक केमिकल्स को रेगुलेट करने की एक्टिविटीज में चेंज सबस्ट्रेट के अंतर्गत हो सकता है और जो पीएच स्केल में भी चेंज कर सकता है और जो टेम्परेचर में चेंज हो सकती है. इस तरह की कुछ चेंजेस होती है. अब देखिए टेम्परेचर एंड पीएच, ये पॉइंट्स हम देखते हैं. तो enzymes generally functions in a narrow range of temperature and pH. ये फिगर 9.5 में दिखाया गया है. Each enzyme shows the highest activity at a particular temperature and pH called the optimum temperature and optimum pH. ये पार्टिकुलर टेम्परेचर जो है pH को हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम pH बोलते हैं. अब एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू. ये एक्टिविटी ये ऑप्टिमम वैल्यू से बिलो भी हो सकती है और अबव भी हो सकती है. तो लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम्स इन ए टेम्पोरली इनएक्टिव स्टेट. लो टेम्परेचर इनएक्टिव स्टेट में ये प्रिजर्व करती है. वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी. यानी हाई टेम्परेचर जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है. बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट. क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं ये हीट के द्वारा डीनेचर्ड होते हैं. तो ये हमें ध्यान रखना है कि हाई टेम्परेचर पर एंजाइम हमारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. तो बी केयरफुल, इसलिए हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है और टेम्परेचर के साथ साथ पीएच का भी ध्यान रखना पड़ता है. अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सब. यानी ये डिपेंड करती है हमारी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर भी. तो विद द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की, द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट. तो सबसे पहले ये राइज करती है रिएक्शंस. अब द रिएक्शंस अल्टीमेटली रीचेस द मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये रिएक्शंस जो है मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करती है विच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज. उससे ज्यादा जो है आगे नहीं बढ़ सकती है. इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में. दिस इज बिकॉज द एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर. क्योंकि एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल्स फ्यूअर होते हैं देन द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से मॉलिक्यूल्स. एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, और जब सैचुरेशन हो जाती है मॉलिक्यूल की, देयर आर नो फ्री एंजाइम्स. तो कोई भी फ्री एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं टू बाइंड विथ एडिशनल सबस्ट्रेट, जो कि एडिशनल सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगी. तो मॉलिक्यूल जैसा कि फिगर 9.5 में दिखाया गया है. ये है हमारी 9.5. इसमें देखिए एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में ये पीएच को दिखाया गया है. यही आपको टॉप पर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज दिखाया गया है. इसे ही हम आपको कहते हैं ऑप्टिमम पीएच, ये कहते हैं. अब आइए इससे आगे हम देखते हैं, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव. ये एक्टिविटी एंजाइम की ये सेंसिटिव होती है टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल. कुछ केमिकल्स के प्रेजेंस में भी, दैट बाइंड द एंजाइम, जो एंजाइम को बाइंड करता है. व्हेन बाइंडिंग ऑफ द केमिकल, जैसा कि यहाँ टेम्परेचर से भी ये ऑप्टिमम पर पहुंचती है, और ये एस आपको वी मैक्सिमम यानी वेलोसिटी जब ज्यादा हो जाती है, ये हाई वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है ये पॉइंट्स.
अब इसमें दिया हुआ है कि व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल shuts off enzyme activity, the process is called inhibition. तो इसे हम inhibition बोलते हैं and the chemical is called inhibitor, और ऐसे केमिकल इनहाइबिटर कहलाते हैं जो प्रोसेस को इनहाइबिट कर देती है, केमिकल रिएक्शंस को एंजाइम के थ्रू। आप देखिए, when the inhibitor closely resemble the substrate, जब ये substrate को closely resemble करती है and its molecular structure and inhibit the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor. तो इसे हम competitive inhibitor बोलते हैं due to its close structural similarities with the substrate. ये इसकी सबस्ट्रेट की सिमिलरिटी स्ट्रक्चर होती है। द इनहाइबिटर competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. ये सबस्ट्रेट को बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम में इनहाइबिट करती है। अब कॉन्सिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैनॉट बाइंड, और अंततः ये सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होते हैं। एज ए रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन, और इस कारण से एंजाइम एक्शन जो है डिक्लाइन हो जाती है, जिसे हम इनहाइबिशन बोलते हैं ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रेनेस, जिसे हम इनहाइबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रेनेस बोलते हैं बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट, जो क्लोजली रिजेंबल होती है हमारे सबस्ट्रेट सक्सिनेट के द्वारा इन स्ट्रक्चर में। Such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogen. ये competitive inhibitor का यूज होता है बैक्टीरियल पैथोजेन को कंट्रोल करने में। आइए अब हम क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स देखते हैं। तो यहाँ आगे बताया गया है कि thousands of enzymes have been discovered. हजारों की संख्या में एंजाइम जो है अभी खोज लिए गए हैं। आइसोलेटेड एंड स्टडीज, और आइसोलेट होती है और स्टडीड होती है। तो मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो मोस्टली ये बहुत सारे एंजाइम्स को क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग ग्रुप्स में, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दे कैटलाइज, और उस आधार पर कि ये किस टाइप की रिएक्शन शो करती है और कैटलाइज कैसे करती है, उस आधार पर इसे क्लासिफाई किया गया है। अब एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लास। ये 6 क्लास में डिवाइड हुआ है, ईच विथ 4 to 13 सब क्लासेस, जिसमें 4 से 13 सब क्लासेस होती है, एंड नेम्ड अकॉर्डिंग टू बाय 4 डिजिट नंबर, और इसे 4 डिजिट नंबर के अकॉर्डिंग इसे नेम दिया गया है। अब यहाँ देखिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये ऑक्सीडो रिडक्टेज है, और डिहाइड्रोजिनेज। अब एंजाइम्स विच कैटलाइज रिडक्शन, ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट, ये 2 सबस्ट्रेट के बीच में होती है, एक S और दूसरी S'। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि S रिड्यूस होती है और S' ऑक्सीडाइज होती है, तो ये S ऑक्सीडाइज हो जाएगी और S' रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी को हम ऑक्सीडो रिडक्टेजेस बोलते हैं या डिहाइड्रोजनेजेस बोलते हैं। दूसरा ट्रांसफरेजेस है। तो एंजाइम्स कैटलिस्टिक ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप G अदर देन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के अलावा जो एंजाइम ये ट्रांसफर करती है किसी भी ग्रुप को कैटलाइज के रूप में बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एंड पेयर ऑफ सबस्ट्रेट S और S', ये S और S' के बीच में। तो यहाँ देखिए, S में जब G जो है हमने बताया एंजाइम कैटलिस्टिक ग्रुप को, उसमें प्लस S' होती है, तो ये S प्लस S' और माइनस G हो जाती है, ये ट्रांसफरेज कहलाती है। ये ट्रांसफर हो जाती है S से S' के साथ में। अब हम हाइड्रोलाइसिस बताते हैं। तो एंजाइम
कैटलिस्टिक हाइड्रोलाइजेस ऑफ एस्टर फॉर, जैसे ईथर होती है, पेप्टाइड होती है, ग्लाइकोसाइडिक होती है, सीसी में होती है कार्बन कार्बन के बीच में, और सी हाइलाइट में होती है, और पीएन बॉन्ड्स में होती है। अब lysis, enzymes that catalyze removal of groups from substrate by mechanism other than hydrolysis, leaving double bond। इसमें हाइड्रोलाइसिस के द्वारा जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एंजाइम्स ये करती है कैटलिस्टिक रिमूवल के द्वारा। तो इसे हम देखते हैं, यहाँ देखिए CCXY यहाँ कैटलिस्ट का दिखाया गया है, ये XY फॉर्म करती है, अब प्लस कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो जाती है, तो ये लाइसेज बोला जाता है इसे। अब आइसोमेरेज देखते हैं, तो it includes all enzyme catalyzing inter conversion of optical, ये ऑप्टिकल इंटर कन्वर्सन इसमें देखी जाती है। इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटलिस्टिक, इसमें सारे एंजाइम कैटलिस्टिक को इंक्लूड करके इंटर कन्वर्सल ऑप्टिकल होती है, ज्योमेट्रिक होती है, एंड पोजिशनल आइसोमर्स बनते हैं, इसीलिए इसे हम आइसोमेरेज बोलते हैं। अब लास्ट पॉइंट है लिगासेस, तो एंजाइम कैटलिस्टिक लिंकिंग टुगेदर विद टू कंपाउंड्स, ये दो कंपाउंड के साथ लिंक करती है, और एग्जांपल में एंजाइम्स विच कैटलाइज ज्वाइनिंग ऑफ CO, यानी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन सल्फर के साथ, कार्बन को नाइट्रोजन के साथ, और फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ, तो ये सारे बॉन्ड्स बनते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम कोफैक्टर्स देखते हैं। कोफैक्टर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द एंजाइम, तो ये भी एंजाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आइए कोफैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एंजाइम जो है ये कंपोज्ड होती है एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा। However, there are number of cases in which non-protein constituent called cofactors, और इसमें बहुत सारे केसेस में नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट बनते हैं जिसे हम कोफैक्टर्स बोलते हैं, आर बाउंड टू द एंजाइम, जो एंजाइम के साथ जुड़े होते हैं, टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली, जो एंजाइम को कैटालिटिकल एक्टिव बनाता है, यानी कैटालिटिक से एक्टिव बनाता है। तो इन दिस इंस्टेंसेस द प्रोटीन पोर्शंस ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम, तो ऐसी कंडीशंस इसे एपो एंजाइम कहते हैं। तो 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स में बी आइडेंटिफाइड, यहाँ 3 काइंड्स की कोफैक्टर आइडेंटिफाई करी गई है, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बोलते हैं, को एंजाइम्स बोलते हैं, एंड मेटल आयंस बोलते हैं। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है, जो कि दूसरे कोफैक्टर से अलग होती है। इन दैट दे आर टाइटली बाउंड, इसमें ये बिल्कुल टाइटली बाउंडेड होती है टू द एपो एंजाइम, एपो एंजाइम के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज, ये पेरोक्सीडेज और कैटलेज में होती है, विच कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कैटलाइज ब्रेकडाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की करती है टू वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन के साथ में। तो हेम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, हेम जो होती है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होती है, एंड इट इज पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और ये एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम की पार्ट होती है। अब देखिए नेक्स्ट है कोएंजाइम्स आल्सो आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोएंजाइम जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है, बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांसिएंट,
लेकिन इसका आपको एपो एंजाइम के साथ जो एसोसिएशन होती है वो ट्रांसिएंट होती है, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइसिस। ये कैटालाइसिस के दरमियान ये पाई जाती है। फर्दर मोर कोएंजाइम सर्व्स एज कोफैक्टर, आगे ये कोफैक्टर के रूप में सर्व करती है इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम, अलग अलग एंजाइम में कैटलाइज्ड रिएक्शंस, ये कैटलाइज्ड रिएक्शंस के दरमियान। द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर, इसेंशियल कंपोनेंट जो होती है इस बहुत सारे कोएंजाइम्स की वो होती है विटामिन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोएंजाइम निकोटिनामाइड मतलब निकोटिनामाइड, निकोटिन अमाइड होती है, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होती है NAD, और ये NADP कंटेन द विटामिन एनायन, ठीक है। तो ये हमारी कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है। अब देखिए, ए नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्स मेटल आयंस, कुछ नंबर ऑफ एंजाइम मेटल आयंस की होती है फॉर द एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसके बीच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होती है विद द साइड चेन्स, इसके साइड चेन्स के साथ में, एट द एक्टिव साइट, ये भी एक्टिव साइट में होती है, एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसमें एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं विद द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ में, दैट इज जिंक इज ए कोफैक्टर, जैसे जिंक कोफैक्टर के रूप में काम करती है फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेस के द्वारा होती है। अब कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड, कैटालिटिक फैक्टर्स जो है लॉस होती है जबकि कोफैक्टर रिमूव्ड होती है फ्रॉम द एंजाइम, विच टेस्टिफाइज दैट, जो टेस्टिफाइज करती है, दे प्ले ए क्रूशियल रोल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इन ए कैटालिटिक एक्टिविटी, किसी कैटालिटिक एक्टिविटी में ऑफ द एंजाइम, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी में ये क्रूशियल रोल अदा करती है। तो दैट्स ऑल दिस चैप्टर, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास with a new chapter. Okay, good luck to you.